बस चंद रोज पुरानी बात है। ये तस्वीर हिंदुस्तान के हर शहर और कस्बे की थी। कोरोना ने जीने के साथ साथ मरने और मरने के बाद की रस्मों तक को बदल डाला था। सिर्फ इंसान इंसान से ही नहीं, बल्कि मुर्दों ने भी मुर्दों से दूरियां बना ली थी। मुर्दों को कफन की जगह पीपीई किट के रूप में नए कफन पहनाए। आखिरी बार चेहरा देखना तो दूर, अर्थीयों को कांधा देने वाले भी मयस्सर नहीं थे। कोरोना से हुई हर मौत आनन फानन में बिना किसी रीति रिवाज और अलाप विलाप के चिताओं पर जल रही थी या कब्रिस्तानों में दफनाई जा रही थी। ऐसी तमाम तस्वीरों को देखकर पूरे देश का कलेजा फट रहा था। पर इन्हीं तस्वीरों में कुछ लोगों को मौका नजर आया। मौका जुर्म का, जुर्म की साजिश का और साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का। क्या आपने कभी सुना है कि कातिल कत्ल करने के बाद मकतूल की लाश खुद लेकर शमशान जाए? क्या आपने कभी देखा है कि कातिल खुद मकतूल का अंतिम संस्कार करे? क्या आपने कभी देखा है कि अंतिम संस्कार के बाद कातिल खुद अस्थियां चुनने जाए? पर कोरोना काल में निकली इस कहानी में ये सब कुछ है। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर ताज नगरी आगरा की कहानी है ये। 5 लड़के एक अमीर ठेकेदार के बेटे का अपहरण कर लेते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि फिरौती की शक्ल में 2 करोड़ रुपए पक्का मिलेंगे, लेकिन किडनैपिंग के बाद कहानी पलट जाती है। किडनैपर ये तय कर लेते हैं कि पहले वो किडनैप किए गए लड़के का कत्ल करेंगे, फिर उसकी मौत के बाद उसके बाप से 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलेंगे। पर कहानी दूसरी बार भी पलट जाती है। कत्ल हो चुका था, पर फिरौती की रकम मिली नहीं थी। अब सवाल यह था कि मकतूल का क्या करें, उसकी लाश कहां ठिकाने लगाएं। और फिर तभी कातिलों की निगाहों के सामने अखबारों और टीवी पर छाई ऐसी तमाम दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें घूम गईं। और यहीं से उन्हें एक नया आइडिया मिला। कातिलों ने कत्ल को कोरोना की शक्ल देने का फैसला किया। पीपीई किट खरीद कर लाए, लाश के लिए और खुद अपने लिए। इसके बाद लाश को पीपीई किट में पैक किया। खुद कातिलों ने पीपीई किट पहनी और फिर चल दिए आगरा के उस शमशान घाट पर, जहां कोरोना के शिकार लोगों की लाशें इन्हीं पीपीई किट में लगातार आ रही थी अंतिम संस्कार के लिए। और इस तरह एक कत्ल को कातिलों ने कोरोना का लबादा उड़ाकर बड़ी खामोशी से राख कर दिया। पर कभी कभी राख भी सबूत उगल देते हैं डीएनए की शक्ल में। लिहाजा अंतिम संस्कार के अगले दिन कातिल एक बार फिर वापस शमशान पहुंचते हैं अस्थियां चुनने, यानी सबूत मिटाने। मगर बस एक गलती और सारा सच बाहर आ गया। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पिछले 2 सालों में कोरोना ने हमें जिंदगी और मौत दोनों की अलग अलग शक्लें दिखाई। जरा सोचिए, कोई लाश कफन की बजाय पीपीई किट में लिपटकर शमशान या कब्रिस्तान पहुंचे तो क्या होगा? जाहिर है लोग लाश और लाश के साथ आने वाले लोगों से दूरी बना लेंगे। और बस इसी चीज का फायदा आगरा में 5 लोगों ने उठाया। उन्होंने कत्ल की एक ऐसी साजिश रची जो इससे पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। कोरोना में लिपटे कत्ल की ये वो कहानी है जो आपको चौंका कर रख देगी। 25 साल के नौजवान सचिन चौहान के मोबाइल पर इस रोज दोपहर को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त सुमित असवानी है, जो उसके घर के पास ही रहता है। और इस कॉल के थोड़ी ही देर बाद सचिन अपने घर से निकल जाता है। वो मां को अपने दोस्तों के पास जाने की बात कहते हुए कुछ ही देर में घर लौट आने का वादा भी करता है। लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात, लेकिन न तो सचिन लौटता है और न ही घर से बाहर निकलने के बाद वो एक बार भी अपने घर में फोन ही करता है। और इस तरह जब सचिन को घर से गए हुए कई घंटों का वक्त गुजर जाता है तो परेशान घर वाले उसके नंबर पर फोन करने लगते हैं। सचिन का फोन उठता तो जरूर है, लेकिन फोन सचिन नहीं बल्कि कोई और उठाता है। वो बताता है कि सचिन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए वो बात करने की हालत में नहीं है। जब घर वाले उससे सचिन के बारे में और ज्यादा पूछताछ करते हैं तो फोन उठाने वाला ये कहकर उनका फोन रख देता है कि सचिन नोएडा में है और कल तक घर लौट आएगा। हालांकि उसके अचानक नोएडा पहुंचने के उसके मां के सवाल पर
फोन उठाने वाला शख्स ये कहकर उन्हें झिड़क देता है कि जब बेटा उनका है तो पता भी उन्हें ही होना चाहिए कि उनका बेटा नोएडा कैसे पहुंचा। इसके बाद सचिन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इधर परेशान घर वालों की पूरी रात आंखों ही आंखों में गुजर जाती है। वो सुबह भी अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन नहीं लगता और तब घर वाले आगरा पुलिस से अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत करते हैं और पुलिस भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन जब तक पुलिस की जांच शुरू होती तब तक अपने घर से गायब हुआ सचिन इस दुनिया से दूर जा चुका होता है। दरअसल एक रोज पहले सचिन को फोन कर बुलाने वाले उसके दोस्त सुमित असवानी ने अपने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर सचिन को अगवा कर उसके घर वालों से फिरौती वसूलने की साजिश रची थी। और इसी साजिश के मुताबिक असवानी ने पहले सचिन को अपने घर बुलाया और अपने कुछ कॉमन फ्रेंड्स हर्ष चौहान, हैप्पी खन्ना, रिंकू और मनोज बंसल के साथ पार्टी करने के बहाने सचिन को लेकर घर से दूर एक बंद पड़े वाटर वर्क्स अपर्णा जल संयंत्र लेकर चले गए। इस दौरान पीने पिलाने का दौर भी चलता रहा। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सुमित और उसके दोस्तों के रवैये से अब सचिन को उन पर शक हो चला था। इससे पहले कि सचिन उनका विरोध कर पाता या वहां से भाग पाता, इन पांचों ने मिलकर अपर्णा जल संयंत्र परिसर में ही पहले सचिन की नाक और मुंह में टेप लगा दी और फिर प्लास्टिक से उसका चेहरा पूरी तरह ढक दिया और इस तरह चंद मिनटों के अंदर ही दम घुटने से सचिन की जान चली गई। लेकिन इसके बाद कातिलों ने जो कुछ किया वैसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं सुना। कातिलों की यह पूरी साजिश, उनकी करतूत और उसके खुलासे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले मकतूल सचिन चौहान और कातिलों से आपका तारुफ कराए देते हैं। वैसे तो कातिल और मकतूल सभी एक दूसरे के जानकार और दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती और जानकारी से आगे रुपए पैसों की लेन देन का चक्कर भी है। सचिन चौहान के पिता सुरेश चौहान जहां सरकारी ठेकेदार हैं, वहीं वो एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक भी हैं। जबकि सचिन के दोस्तों में से एक सुमित असवानी पहले चीन में रहकर गारमेंट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर चुका है और इन दिनों आगरा में ही CBZ नाम का एक स्पोर्ट्स क्लब चलाता है। कत्ल के आरोप में पकड़ा गया एक दूसरा आरोपी हर्ष चौहान मारे गए लड़के सचिन का रिश्तेदार है। सुमित असवानी की माने तो उसे सचिन चौहान से 40 लाख रुपए वापस लेने थे, जो उसने कभी उधार के तौर पर सचिन को दिए थे। और इन्हीं रुपयों की लेन देन और जरूरत के बीच हर्ष और सुमित ने मिलकर सचिन चौहान के अपहरण, फिरौती और कत्ल की ये पूरी साजिश रची। पैसे लेने थे। मेरे को उससे पैसे लेने थे। कितने? 40 लाख रुपए। अच्छा, उधारी थी? क्या था? फिर क्या हुआ क्या था घटना वाले दिन? फिर उसका जो भाई है, चाचा का बेटा, उसने बोला कि उसके संग बैठ के प्लानिंग बनी कि अगर 2 करोड़ मांगेंगे, मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो तेरे 40 लाख मैं दूंगा। और मिल गए तो उसमें से 75 मेरे थे, 75 इसके थे, बाकी 50 बाकी लोग। हर्ष ने अपने चचेरे भाई सचिन की किडनैपिंग का आइडिया दिया और कहा कि वो सचिन के पिता से कम 2 करोड़ रुपए जरूर वसूल करेंगे और इन्हीं 2 करोड़ रुपए में से वो सुमित असवानी को उसके 40 लाख रुपए भी दे देगा और बाकी रुपए अपने पास रख लेगा। चूंकि सचिन को अगवा करने और कत्ल करने में कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ रुपए उन्हें भी दे दिए जाएंगे। और इस तरह मास्टरमाइंड हर्ष चौहान और सुमित असवानी ने मिलकर ये पूरा जाल बुना। इसके बाद उन्होंने सचिन को अगवा कर 21 जून की शाम को ही उसकी जान ले ली। लेकिन लाश को निपटाना एक बड़ी चुनौती थी और तभी उन्हें पीपीई किट में लाश को जलाने का आइडिया सूझा। ऐसा करने के पीछे उनके 2 इरादे थे। अव्वल तो पीपीई किट पहने होने से मामला सीधे सीधे कोरोना का लगेगा और कोई पूछताछ नहीं होगी, और दूसरा ये कि अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग दूरी बनाकर रहेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कत्ल के बाद अंतिम संस्कार के बहाने कातिलों ने लाश को फूंक डाला और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कत्ल के बाद कातिलों में से कुछ लोग शहर के कमला नगर इलाके में मौजूद दिलीप मेडिकल हॉल पहुंचे। वहां से कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार की कहानी गढ़कर पीपीई किट खरीदी
और लाश को पीपी किट पहनाकर और खुद भी पहनकर सीधे जा पहुंचे आगरा के ही बालकेश्वर शमशान घाट। चूंकि पीपी किट के बावजूद मकतूल की असली पहचान बताने पर यह राज खुल सकता था, लिहाजा कातिलों ने जल्दबाजी दिखाते हुए मरने वाले का नाम रवि वर्मा बताया और उसे कोरोना का शिकार बताकर उसकी लाश जला दी। हद तो ये रही कि अगले दिन कातिल अस्थियां चुनने के नाम पर फिर से बालकेश्वर शमशान घाट पहुंचे और मकतूल सचिन चौहान की बची खुची हड्डियां तक उठाकर जल प्रवाह के नाम पर उन्हें उठाकर ले गए, ताकि भूल से भी किसी के हाथ मकतूल की हड्डियां न लगें और डीएनए टेस्ट से मरने वाले का राज न खुल सके। इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब उन्हें याद आया कि मकतूल के चप्पल उसी वाटर वर्क्स परिसर में ही छूट गए हैं, तो एक कातिल ने वहां दोबारा पहुंचकर उसके चप्पल तक गायब कर दिए। और इस तरह कातिलों ने सचिन चौहान के कत्ल की फुल प्रूफ प्लानिंग बनाकर उसकी जान तो ले ली, सारे सबूत भी मिटा दिए, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी उसके घर वालों से फिरौती वसूलने की। उधर अपने बच्चे की गुमशुदगी से परेशान चौहान परिवार ने जहां पहले ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी, वहीं आगरा पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी अपहरण का शिकार हुए सचिन और उसके किडनैपर्स को ढूंढने की कोशिश करने लगी। इस बीच इटावा से सचिन के मोबाइल फोन से ही उसके घर वालों को एक कॉल आया, लेकिन कॉल करने वाले ने फिरौती मांगने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस को एक क्लू मिल चुका था। पुलिस को पता चल गया कि सचिन का फोन इटावा में है, बाद में जिसका लोकेशन कानपुर में भी मिला, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां तक पहुंच पाती, फोन फिर से स्विच ऑफ हो गया और लोकेशन बदल गया। असल में सुमित असवानी और हर्ष चौहान के इशारे पर साजिश में शामिल मनोज बंसल उर्फ लंगड़ा नाम का एक शख्स सचिन का मोबाइल फोन लेकर पहले इटावा और कानपुर गया था। उसे ही फिरौती मांगने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन वो घबराने लगा। आखिरकार उसे बाकी कातिलों ने लखनऊ जाने को कहा, ताकि फोन का लोकेशन लखनऊ आए और पुलिस उलझ जाए। लेकिन मनोज बंसल ने कानपुर में ही सचिन का आईफोन तोड़कर फेंक दिया और वापस आगरा चला आया। इधर एक अमीर कारोबारी के बेटे की किडनैपिंग से पुलिस के हाथ पांव पहले ही फूले हुए थे। टेक्निकल सर्विलांस में ज्यादा मदद तो नहीं मिली, लेकिन मुखबिरों के जरिए कुछ किडनैपर्स और कातिलों का पता चल चुका था। पुलिस को एक ऐसी ही सूचना रविवार हैप्पी खन्ना नाम के एक शख्स के बारे में मिली, जो इस साजिश में शामिल था। रविवार रात को ही पुलिस ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। जब उसे दबोचा गया, तब वो साजिश को अगले अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ सिम कार्ड खरीदने जा रहा था, लेकिन पकड़े जाने के बाद उसने किसी तोते की तरह न सिर्फ किडनैपिंग बल्कि कत्ल और अंतिम संस्कार तक का सारा राज उगल दिया। फिर उसी की निशानदेही पर पुलिस ने बाकी के 4 आरोपियों हर्ष चौहान, सुमित असवानी, रिंकू और मनोज बंसल को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल कर ली। कातिल लाश का तो खैर अंतिम संस्कार कर चुके थे, लेकिन पुलिस ने इनके पास से कत्ल में इस्तेमाल की गई गाड़ी समेत कई दूसरी चीजें बरामद की हैं। और इस तरह पुलिस ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए दोस्तों और रिश्तेदार के हाथों ही एक जवान लड़के के अपहरण और कत्ल का मामला तो सुलझा लिया, लेकिन इकलौते बेटे की मौत से चौहान परिवार ने जो कुछ खोया, यकीनन उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। सचिन के घर वालों पर गम का ऐसा पहाड़ टूटा है जिससे उभरना मुश्किल है। एक तो उनके बेटे की जान गई, ऊपर से उन्हें अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। कातिलों ने खुद ही सचिन का कत्ल करने के बाद शमशान ले जाकर कोरोना की आड़ में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सचिन के घर वालों को अब भी यकीन नहीं है कि उसके दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। इस हादसे के बाद सचिन के पिता और दूसरे रिश्तेदारों ने वारदात की टीम से बातचीत की। 21 तारीख को 3:30 बजे मम्मी से कह के गया है कि मैं चौराहे तक जा रहा हूँ। फिर उसके बाद शाम को 8 बजे तक नहीं लौटा, तो मम्मी फ़ोन करती रही। उस फ़ोन को काटते रहा, या बच्चा काटता रहा या
जो नहीं किया फ़ोन अटेंड नहीं करा है, या मतलब जो साथ कोई ले गया वो काटते रहे फ़ोन को। 11:37 पर मेरे पास फ़ोन आता है, मैं रात को सो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं उठा पाया, और 11:55 में मेरी मैसेज फ़ोन करती है कि बेटा तू है कहाँ। तो दूसरा कोई बंदा फ़ोन उठाता है और वो कहता है वो सो रहा है। तो उसने कही है कहाँ तू, ये नोएडा है। तो मैसेज कहती है कि नोएडा कैसे पहुँच गया। सामने से बंदा कहता है कि नोएडा, ये आपको मालूम होना चाहिए आपका बच्चा कहाँ कैसे पहुँच गया नोएडा में। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया, बंद कर दिया। भतीजे ने फ़ोन किया तो किसी सेकंड पर्सन ने फ़ोन उठाया, तब उसने बताया कि हम लोग नोएडा में हैं और ये इसने ओवरडोज कर रखी है, तो हम सुबह बात करेंगे, सुबह आएंगे नोएडा से लौट के। फिर 11:57-58 पर फिर भाभी ने फ़ोन किया है कि फिर फ़ोन उठ गया, उसी लड़के ने उठाया कि भाई तुम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हो, कहाँ हो क्या, कि हम लोग बाहर हैं और हम सुबह आ जाएंगे। कि तुम नोएडा क्या कर रहे हो, कि ये तो तुम इसी से पूछना। ये कह के फ़ोन काट के फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। फिर तब से हमारे पास कोई बात नहीं, हम लोग फिर रात में ढूंढा ढांडी में लग गए हैं पूरा अपना। अगले दिन हमने पुलिस को संपर्क किया, STF बुलाई है, तो STF ने आके फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। तो हमें तो फिर कल बताया कि ऐसे तुम्हारे लड़के को और ये सुमित और इसके कोई संबंधित 4-5 दोस्त और हैं, तो ये लोग लेके इन्होंने ही और इसको मार के PPE किट में लपेट के फर्जी इन्होंने एक बनवाई है उसकी कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट, और ले जाके बल्केश्वर में शमशान घाट पर से बल्केश्वर शमशान घाट फिरौती की तय STF वालों ने चूँकि जैसा बताया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने हमें बताया कि आज उन्होंने कोई फर्जी ID 2 सिम ली हैं और दोनों सिमों से वो लोग आपको कराना चाहते थे। आजकल में 2 करोड़ की फिरौती की उनकी तैयारी थी, जैसा STF वालों ने हमें बताया है। अच्छा। कि आज शाम को आपके पास कॉल आने वाली थी, उससे पहले ही उन लोगों ने उनको दबोच लिया है, उनसे जो भी ये सारा उससे पहले ही मर्डर कर दिया है। हाँ, वो 21 तारीख की रात को इन्होंने मर्डर कर दिया है। STF वाले जैसा उन्होंने हमें बताया है कि वो लड़कों को पकड़ के उन्होंने जिससे पूछताछ की तो उन्होंने ही बताया है सारी चीज़ें कि हमने वो कभी ऐसा लगा कि अपने कोई आपके भतीजे ने बताया परिवार में कि ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं। घर में कोई मतलब ही नहीं था, कभी भी कोई शिकायत ही नहीं करता था। बहुत मस्त, बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्रॉड नेचर का बच्चा था, सबके साथ मिलजुल के रहना। पूरे दयालबाग के अंदर एवरीबडी हर आदमी जानता है, हर आदमी जानता है उसे कि सचिन के बारे में आज जो सुन रहे हैं ना, जितनी जो भीड़ है ना, वो सिर्फ यही देख रहे हैं। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।